प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने विफाक को धमकी लगा दी। केपी में ऑपोजिशन अराकीन पर मुकदमात कायम करने का इंदिया। तनाव कम करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने 10 अराकीन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और हम भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। पीटीआई का असम्बलियों से इस्तीफों से इनकार। पार्लियामेंट की लाइट्स बंद करने वाले एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कौमी असम्बली इजलास में क्या कुछ होता रहा, इसकी हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एमएनएस की गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक के इकदामात पर अदम एतमाद कर दिया। स्पीकर से इंटेलिजेंस एजेंसीज के डीजीज के खिलाफ एफआईआर्स के इंदराज का मुतालबा। और इसके अलावा बात करेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लियामेंट के डीसी के मातहत काम करने पर वो फट पड़े और जलसे के लिए दारुल हुकूमत को कंटेनर से बंद करने पर भी बरहम। जलसे की तकरीरों को भी गलत करार दे दिया। ऐवान की बेहुरमती पर सीखपा। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्ट करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब से, जो उस तकरीर के बाद गायब हो गए थे बड़े ड्रामाई अंदाज में, फिर उसके बाद आज वो मंजर आम पर आए हैं। जो बातें उन्होंने की हैं, ख़ास तौर पे स्पेकुलेशंस ये थी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा। कैसे देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को? देखिए, जो गुफ्तगू अब तक सामने आई है और जो उनका अंदाज है, जाहिर है कि वो इस सेंस में है कि वो कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है और एक बगावत पर उतरा हुआ वजीर आला है। और उनके जहन में है कि जी ठीक है, अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए और इनकी टीम चाहती है पीटीएम से भी बात की जाए। तो ये सीधी सीधी एक और लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो 9-8 सितंबर को उन्होंने तकरीर की थी, मेरे साहब में तो वो पॉलिटिकल रास्ता लेने की बजाय उन्होंने अपने लिए और मुश्किल चुनी। और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो खान साहब ने उनकी पीठ सबकी है, तो उन्होंने अपने तौर पे ये समझ लिया है कि हमें लड़ाई को बढ़ाना है। जहाँ स्पीकर एक तरफ इस्लामाबाद में बैठ के अयाज सादिक कोशिश कर रहे हैं कि तनाव को कम किया जाए, क्योंकि जो वजीर आला की तकरीर के बाद तनाव बढ़ा था, अगले दिन जो कुछ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने हुआ, अरेस्ट जिस तरह किए गए और स्पीकर एक्शन ले रहे हैं, तो कोशिश तो यही थी ना कि ठंड हो और मामला को बड़े अच्छे अंदाज से सुलझाया जाए। लेकिन पीटीआई के जाहिर है कि जो फायर फाइटिंग वाला काम तो वो नहीं मान रहे, बल्कि उन्होंने जो तकरीर की और इनके साथी जो सूबाई असम्बली में करारदाद ला रहे, पास कर रहे, तो ये एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। और वो चाहते हैं कि गवर्नर राज लगे तब भी हमें फायदा होगा और हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो उनका जहन है कि इमरान खान को तो रास्ता नहीं बन रहा और इमरान खान को समझ आ रही है कि मुझे ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक लड़ाई बढ़ाने की है। असल बात यह है कि सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। अब अगर वो खान साहब नहीं सोच रहे और उनके ख्याल में उनके साथ ज्यादती हो रही है, आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई आप कोर्ट में जाके केस लड़ें, क्योंकि खान साहब तो मरियम नवाज वाले वाक़े पे हंस रहे थे जब आईजी को अगवा कर लिया गया और उसके बाद उन्होंने कहके लगाए थे। तो जो उस वक्त की पोजीशन थी, शायद आज वो ये देख रहे होंगे कि हमें भी यही जारहाना रवैया इख्तियार करना चाहिए था, तो शायद हमसे कोई बात कर ले। बहरहाल मामला बहुत अच्छे नहीं, बहुत हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये बताएगा कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह आपने क्लियरली कहा कि ये मजीद चीज़ों को क्या कहना चाहिए, एग्रेवेट कर रहे हैं या इग्नाइट कर रही हैं ये इस किस्म की गुफ्तगू, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त करूँगा इदारों से कि वो अपनी इस्लाह करें और इमरान खान के साथ जाकर बैठें। तो इसमें कोई मैसेजिंग भी आपको नज़र आ रही है और आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वो इस तरह की मैसेजिंग करें? देखिए, वो दबा भी रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन जो रवैया और जो अंदाज है ना, उससे मामला मुझे तो अच्छे नहीं नजर आ रहे। हो सकता है तय करके आए हों कि भाई ठीक है मुझे इतनी इजाजत दे दी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल वाकई एक और मौला जट बनने की तैयारी कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इतना टाइम सोचने में गुजारा है ना, उसमें बहुत कुछ हुआ है। और अगर तो बातचीत की रास्ता बनना है तो वो पार्लियामेंट के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जो फौज का है कि फौज जाके इमरान खान साहब से बात करे, क्योंकि गुफ्तगू तो वहीं से करना चाहते हैं और उन्होंने
कल ऐलान कर दिया था कि मैं तो कोई बात नहीं करूंगा, और इसने बिल्कुल ठीक किया अली अमीन गंडापुर ने, और जो इनके साथ नहीं वो पार्टी में ना रहे। कल खान साहब के साथ लोगों की होगी मुलाकात, साथियों की भी होगी, इनकी पार्टी के लोगों की भी होनी है, उसमें भी कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन हमारे मुल्क के तमाम सियासतदानों को बहरहाल पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान ने भी रास्ता बनाया कि जो भी है फॉर्म 45 है या 47 है, हमें यहाँ बैठ के बात करनी। अभी मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से कुछ चीजें मौलाना फजलुर रहमान से मंसूब हुई हैं। दुरानी साहब की पूरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को स्पेस मिले, वो सिर्फ इसी मिशन पे लगे हुए। जहाँ मेरी भी एक दो दफा उनसे मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, चौधरी शुजात के घर भी मैंने देखा था उनको, तो उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि जो चौधरी शुजात कौमी यकजहती का मैसेज दे रहे हैं उसमें इमरान खान की गुफ्तगू शामिल हो, लेकिन वो उस बयान में कौमी यकजहती के अलावा कोई फिर चीज शामिल नहीं करा सके। वो लगे हुए अपने मिशन पे, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मिशनों पे लगते हैं, उनकी किसी का दिन करता है, किसी की ड्यूटी लगती है, तो वो अपने अपने अंदाज में इस बात को लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि सब अच्छा नहीं है, और इसी वजह से ना सऊदियों की तरफ से ना यूएई की तरफ से हमारी लिए कोई फाइनल चीज आ रही है कि वो जो फाइनेंशियल गैप है हमारा, जो IMF कह रहा है, उसकी भी गारंटियां नहीं मिल रही। हमें मामला तो ठीक करने हैं, कैसे करने हैं? तो फिर जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, और PTI के अंदर रास्तों के जरिए कोई गुफ्तगू का रास्ता, क्योंकि गुफ्तगू के बगैर तो बहरहाल कोई रास्ता नहीं होना। ये भी नहीं होना कि स्टेट लेट जाएगी कि नहीं बस इमरान खान साहब जेल में है तो अब हम उनसे जाके बात कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल मेरे नजदीक तो अभी कोई चीज नहीं नजर आ रही। और जो खुदकुश हमले वाली तकरीर लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बजाय रास्ता बनाने के अली अमीन गंडापुर में और मुश्किल पैदा की है। आज जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे मामला और बिगड़ जाने हैं, और मुझे लगता है कि कोई जवाब भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आएगा इसके ऊपर। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आप शहर के बाखबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, आपकी क्या खबर थी कि गंडापुर साहब जो हैं सर, मतलब ठीक है मार्केट में कई किस्म की बातें आ रही हैं, लेकिन अब तक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त सिर्फ इतना बता सके हैं कि वो इदारों के पास थे, वहीं उनके पास डिटेन रहे, वहीं गपशप होती रही, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहा, सब कुछ होता रहा। आपकी क्या इतला है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बाकी गुफ्तगू तो बाद में होती जाएगी। आप यकीनी तौर पर चुप करके तो नहीं बैठे होंगे, आपने भी अपने करिंदे इधर उधर दौड़ाए होंगे, भाई साहब के गंडापुर साहब कहाँ थे, किधर थे, क्या गुफ्तगू हुई, कोई ज़रा थोड़ा सा कोई हमारे साथ भी शेयर करें सर। इतने कंजूस भी ना बने कि कोई आप खबर नहीं शेयर कर रहे। नहीं काफिर साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में जिन लोगों के दावे हैं कि उनके बहुत ज्यादा आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली है ना, हमारे साथी जर्नलिस्ट, हेयर से है सारी, वो कहाँ थे। और बैरिस्टर सैफ भी कह चुके कि जी बिल्कुल हमें नहीं पता चला था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक तो बैरिस्टर सैफ ने फैलाया था, जो खुद डॉक्टर साहब के तर्जुमान है, कि वो डिटेन हो गए हैं या वो कहाँ है, हमसे रास्ते में नहीं है। और अब वो सारे कह रहे हैं कि नहीं, वो जाहिर है कि नाम नहीं ले रहे कि वो ISI के ऑफिस गए थे। ISI कोई दुश्मन नहीं है, हमारी अपनी एक सुप्रीम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे गुजरा आला नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे? उनका कोई बात कौन करेगा? जिनकी जिम्मेदारियां उन्होंने करनी है ना, वो पे हमारे तो इंडिया से तो नहीं आएगा ना कि नाराजगियां किसी दौर में किसी की होती है, किसी दौर में किसी की होती है। लेकिन जो सिक्योरिटी इशू है वो तो सबका करना है। उनको बुलाया गया या बिठाया गया, मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई मैन हैंड हुई होगी। एक बात समझाई जरूर जाती है, बताई जाती है कि आपको रास्ता भी दिया गया, और जब ये सहूलतकारी हुई थी, जिसको खान साहब ने कहा कि मुझे मैसेज आया था कि हम 8 सितंबर को जलसा कर सकते हैं, तो फिर हमारे साथ जाती हुई कंटेनर लगाते, तो जो चीज तय की गई थी या तो PTI एग्री ना करती कि आपने हमें NOC की कोई शर्त नहीं थी, हमें सिर्फ जलसे की इजाजत थी और हम उस जैसा करेंगे जैसे हमारा दिल करेगा। जब आपने सारी चीजें ऑन कर ली तो ये पर्चे तो कुछ नहीं होते, ना माना जाता है कोई। असल बात यह है कि गंडापुर साहब अब कहां से किस तरह काम करेंगे, क्योंकि अच्छा सर, इससे पहले सबका मैसेज भी मिल चुका है। राना साहब, इससे पहले हम आप वाली बात पे बड़ी अहम बात कह रहे हैं, एक मतलब टास्क दी गई थी इदारों के कुछ लोगों को कि गंडापुर साहब के साथ बैठें, एक सेशन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उन्हें समझाएं, डलाक करें, उनकी बात सुने, अपनी सुने। और ये मिशन है, आपको पता है हमारे यहाँ तो ऐसे किया जाता है कि जनाब आपको एक मिशन दिया जाता है, 3-4 अफसरान को दिया गया होगा कि जाएँ, मिलें और इन मामलात को ठीक करें, और आइंदा के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लगता है यही है कि इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप ज़रा हाथ हौला रखें या मामला ठीक रखें।
आज ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, अगर मुझसे पूछें, ये तो उससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ है। जलसे में तो चलो बंदा वो कह देते ना, मजमे को देख के जज्बाती वो हर कोई हो जाता है। इसमें तो ज़्यादा ख़तरनाक बात की, तो जिन्होंने इनको टास्क दी थी अफसरान को कि आप जाएं और गंडापुर साहब के साथ ज़रा सेशन करें, उनका बॉस क्या सोच रहा होगा इस वक्त? आप बैठे होते उनकी जगह तो क्या करते कि भाई साहब आपको टास्क दी थी, आप तो बंदे को मतलब कोई उनके साथ कोई बातचीत करने के बजाय आप तो मज़ीद ट्रिगर करके आए हैं। तो ये नताइज जो लेने गए थे, ये नताइज तो मर्जी के नहीं निकले सर। गंडापुर साहब ने तो अपना फायर वर्क वहीं से शुरू किया जहाँ से छोड़ा था। जाहिर है जो रोब भाई जितना टाइम उन्होंने सोचने में गुजारा है और मैसेजिंग उनकी जो मुलाकात हुई, उनको कह दिया गया, उनको हकायत बता दिए गए कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद इमरान खान का मैसेज भी उनके पास बराह रास्त पब्लिकली मौजूद था, इनडायरेक्ट नहीं। यस। तो अब ये तो खान साहब बताएंगे ना कि क्या उनको कोई दोबारा टेलीफोन तो नहीं आया इस दौरान, जब गुफ्तगू के बाद वो 8 घंटे 7 घंटे बैठे रहे हैं और मुलाकात हुई है, तो क्या उनको फिर, क्योंकि पहले भी तो यही कह रहे हैं ना कि खान साहब से टेलीफोन पे बात करा के और पब्लिकली करवाया गया कि ये लोग आदम सत्ती वगैरह आदम सवाती सुबह 7 बजे आएंगे और इनसे आप मिलें और फिर जलसे की अनाउंसमेंट करें कि वो हम मुलतवी कर रहे हैं और हम 8 सितंबर को कर रहे हैं। तो खान साहब तो अब उस जगह पे पहुंच गए ना कि उनको तो समझ आ गई है क्लियर कट, जब जनरल फैज अली की गिरफ्तारी के बाद, कि उनके लिए कोई नेक रास्ता मौजूद नहीं है और कोई नरमी भी नहीं है। तो अब वो भी मारो और मर जाने पे हैं और उनके वज़ीर आला ने वो बात ऑप्ट कर ली है जो आज उन्होंने तकरीर कर दी है। बिल्कुल ठीक आपने तजवीज़ किया है कि वो बिल्कुल वो चाहे केपी में जाग से आगे अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे, सूबों में ये तो मौजूद है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, लेकिन आप खारजा पॉलिसी नहीं चला सकते कि आप किसी किस्म का कोई और काम करेंगे, वो आप वजारत खारजा के लिए ही करेंगे। ये कोई मैसेजिंग अच्छी नहीं है। मतलब वो मेरा ख्याल है समझ रहे हैं कि मेरे लिए जो कुछ उनको बताया गया है अब कोई रास्ता नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर तकरीर करो, जज्बाती बनो और अपने आप को अपने लोगों में अमर करने की कोशिश करो। ये वो है, इसको भी आप सियासी खुदकुशी की तकरीर कह सकते हैं कि वो मजीद चाह रहे हैं ताकि जो काम कुछ दिन बाद उनको समझ आ रही है कि होना है वो अभी हो जाए और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए कि एक तरफ केपी के अंदर पीटीएम में शोरिश बर्दाश्त हुई है, लकी मरवत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जिस तरीके से वहां पे हुआ है, और वो कुछ पुलिस के जो बरतरफ लोग थे, कुछ हाजिर सर्विस थे, जो कुछ उन्होंने किया, तो ये चीजों को मिला के फिर पीटीएम के साथ पीटीआई कहती है कि जो आइन के अंदर उनका मुतालबा है हम। अच्छा राना साहब, आप कह रहे थे कि इकट्ठा कर रहे हैं लोगों, आप कह रहे थे कि हालात मजीद खराब होंगे, बिल्कुल सबकी तकरीबन ये डरे हुए हैं, सब लोगों के जहनों में ये खौफ है, लेकिन हम समझते नहीं ये इमरान खान साहब चाहते हैं, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवोक करते जा रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को कहते जा रहे हैं। जो आपने भी कहा कि सरेआम उन्होंने कल कहा कि जिन्होंने गंडापुर साहब ने ठीक तकरीर की, जो माफिया मांग रहे हैं वो बुज़दिल हैं, पार्टी छोड़ जाएं। तो खान साहब तो शायद वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को ट्रैप करना, कि मजीद इनको प्रोवोक करो, मजीद इनको नेज़े चुभो और कोई ना कोई ऐसा काम करें कि मतलब अगर हम नहीं हैं तो फिर ये भी नहीं होंगे, मतलब ये भी ना रहें पावर में, फिर कोई और लोग हैं वो फिर वो सारी चीज़ें देखें। सो खान साहब तो अगेन वो समझते हैं कि मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी आई एम इन जेल, ट्रायल हो रहा है, जनरल फैज़ गिरफ्तार, मेरी मिसेज गिरफ्तार, केसेस, मिलिट्री ट्रायल जो होना था हो चुका मैक्सिमम। तो वो तो इस वक्त जो लूज़ कर सकते थे सारा लूज़ किए बैठे। अब तो लूज़ करने की बारी जो है वो तो या मतलब हुकूमत की है या एस्टेब्लिशमेंट की है, और खान साहब इसलिए उन्होंने 180 की स्पीड पे वो नहीं रोक रहे, स्पीड ब्रेकर पे, और ये चीज़ उनको सूट करेगी कि अगर इसी तरीके का क्लैश बढ़े, दुश्मनी बढ़े, खुदा ना खासा अनरेस्ट हो, वो तो सूट करेगा उनको। तो समझदारी तो हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को करनी चाहिए कि क्या उन्हें इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए कि वज़ीर आला को डिटेन करके बिठा दें और मज़ीद उनके लोगों में या पूरे के पूरी सोसाइटी में एक उनके खिलाफ एंगर आए कि देखें जी एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने एक वज़ीर आला को बिठा लिया है। देखिए वो जो इन्होंने अरेस्ट किया ना जिस अंदाज से, जिसमें हम देखेंगे कि वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी है और स्पीकर ने उनको भी नहीं तलब किया और शहबाज शरीफ साहब भी गायब हैं सारे मंजर से, लेकिन स्पीकर ने ये रोल तो प्ले किया जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए ताकि सिचुएशन को ईज किया जाए। रास्ता बनाने की स्पीकर ने, अयाज सादिक ने अपनी कोशिश तो की है कि वो 4-5 एहलकारों को सस्पेंड करना, वो बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर एक गुफ्तगू का रास्ता बनाने की कोशिश है। लेकिन मुझे खान साहब से ये तवक्को है कि हो सकता है कल वो कह दे कि बिल्कुल नहीं बैठना है इस कमेटी में, आप कौन से कोई जमहूरियत की नई कमेटियां बनाना चाह रहे हैं, ये लोग हमारे मैंडेट से उड़ा के आए हैं, इनके साथ कैसे बैठोगे। अभी तक तो पार्लियामेंट में तो वो मान रहे थे ना कि स्पीकर के साथ बैठना कोई बुरी बात नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक खान साहब ने
अपने गुस्से को किसी सूरत में कम नहीं होने दिया। वो यही है कि मुझे अपना लो तो ठीक है, वरना कुछ ठीक नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों को ये सोचना चाहिए कि जाहिर है कि जिम्मेदारी उनके अपने ऊपर है। मेरे और आपसे ज्यादा कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं बराह रास्त जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मौजूद है, कि अब रास्ता तो बनाना है, अब बीच में किसको डालना है। एक तरफ वो जुडिशल पैकेज की कहानी चल रही है, क्या सिर्फ जुडिशल पैकेज के ला देने से काम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश बैठे हैं? उनको जो पीछे किया, तो जिन लोगों ने पीछे किया था तो वो अब मजा ले रहे हैं क्या? नवाज शरीफ तो चले साइड पे हो गए, लेकिन आपने अपने पाकिस्तान को भी तो बहुत पीछे कर दिया। साहब ये बताएं जरा, जो और लाना है तो फिर सबको बीच में लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये नहीं हो सकता कि एक को बिठाएं और एक को पीछे करें। जो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा वो चीज़ आ रही है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने भी कल कर दिया है और गंडापुर साहब ने भी एक उन्होंने बेंचमार्क भी दे दिया है कि गुफ्तगू करनी है, बयान देना है, थ्रेट करना है, बुली करना है, प्रवोक करना है, तो इस लेवल पे करना है, इससे नीचे आप कोई बात नहीं सुनेगा। तो ये पीटीआई के जितने एमएनएज हैं, हम आजकल देख रहे हैं कि वो कौमी असम्बली में 8-10 के अलावा तो बंदे कोई नहीं होते, नज़र ही कहीं पे नहीं आ रहे। मतलब केपीके में तो असम्बली में नज़र आ रहे हैं और दीगर पंजाब में या कोई आपको मतलब वहाँ से कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। जब तक पंजाब से नहीं आएगा शायद एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत भी इतनी वो सीरियस नहीं लेगी। तो सर ये बाकी लोग इतने ये मैच कर सकेंगे परफॉर्मेंस खान साहब की और गंडापुर साहब की? मतलब कल तो उन्होंने कह दिया उमर अयूब को और ये बैरिस्टर गोहर को कि आप बुज़दिल हैं, आप माफिया मांग रहे हैं और मेरे यहाँ बुज़दिलों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या पार्टी इनकी एमएनएज वगैरह वो लड़ने के लिए तैयार हैं, इस लेवल तक जाने को तैयार हैं जो खान साहब मांग रहे हैं कि जान देनी पड़ेगी? मतलब इसमें अब तो वही हिसाब हो गया सर। पहला हिस्सा जो है ना कि वो आपका केपी पे है और फिर पंजाब पे। मैं पहले केपी पे आऊंगा कि वो सूरत हाल वाकई खतरनाक है, उसको संभालना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। पंजाब में वही सिचुएशन है और विफाक में जो आपने मंजर कशी की है कि वो सारे गायब हैं। पंजाब असम्बली के अंदर भी गायब हैं। पंजाब से कितने लोगों की पार्टिसिपेशन आई है, कितनी झड़पें आई हैं। आज तो वीडियो पे हर चीज आ जाती है कि क्या इस्लामाबाद के जलसे के लिए आ रहे थे, पिंडी से कितने लोग निकले थे, कितनी वीडियो आई, इस्लामाबाद से कितने लोग आए। केपी का माहौल बिल्कुल सरकारी सतह पे कुछ और है और बाकी जगह पे ग्राउंड रियलिटी वही है जो आपने कही है कि ना असम्बली के अंदर 8-10-15 लोगों के अलावा कोई बात कर रहा है और पंजाब असम्बली में भी है। और शायद ये उनको उठाने की भी कोशिश है कि केपी से इतना प्रेशर आ रहा है तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। और मियां असलम इकबाल के ऊपर प्रेशर है, हमाद अजहर पे है कि आओ मिलो, पलक झपकाओ और गायब हो जाओ। तो वो उन सबको साइडलाइन पे करना, लेकिन ये खान साहब के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपसे जवाब चाहता हूँ। आपने बात की है तो क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब का जो एमपीज हैं, एमएनएज हैं, वोटर है या लोग हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं खान साहब की इस अप्रोच से, जो एक्सट्रीम अप्रोच चली गई है कि मई वे और हाईवे या आप हैं या हम हैं, मतलब दरमियान में कोई रास्ता नहीं बच गया। सो पंजाब का जो वोटर है वो ठीक है, वो खान साहब को वोट डालता है, उसकी हमदर्दियाँ भी रखता है, पॉपुलर भी है, लेकिन वो सड़क पर आके वो इस तरह के वायलेंस, इस तरह की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। वहाँ का एमएनए एमपीज जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते, स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे। सारे के सारे केपी के हमारे दोस्त हैं, वही लड़ाई लड़ रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं। वो आपके गंडापुर साहब हूँ या आपके ये हो गए या शेर अफजल मरवत हूँ, उमर अयूब हूँ, बैरिस्टर गोहर हूँ, अली अहमद खान हूँ, ये सारे के सारे तो केपी के से हैं। सो पंजाब का मतलब क्या समझते हैं कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं कि यार ये खेल हम नहीं खेल सकते, ये हमारे लिए, पार्टी के लिए, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो गैप आ रहा है सर कि वो लोग आपको पार्लियामेंट में नजर ही नहीं आ रहे। वो 8-10 लोग हैं, मोस्टली केपी से हैं। आप बिल्कुल, आप वजीराबाद वाकई से लेके और आज तक देख लें, वाकई कहीं पे कोई उसके बाद भी वो एजुटेशन नहीं बर्पा कर सके। और पंजाब ने भी वोट दिया, केपी ने भी वोट दिया। केपी के अंदर फकीर मिसाल वोट हो गया ना कि आप बाकी सबको मलियामेट कर गए। और उसके अंदर भी उनके ऊपर अली अमीन गंडापुर पे यही आ रहा था ना कि जो जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे वो फारिग हो गए और वो खामोशी में कहते हैं कि इन्होंने ही हमें कराया और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कराया। आज वो अपने आप को बहुत आगे ले गए हैं और जिस तरह उन्होंने 8 सितंबर को की, फिर जो आज गुफ्तगू की, वो अब अपने आप को इमरान खान का मुतबादिल भी समझा रहे हैं, बना रहे हैं और बता रहे हैं। नाम खान का लेना है और पार्टी को टेक ओवर एक किस्म का वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अब कंप्रोमाइज इनके अंदर बहस शुरू हो गई है। जो इनके मोहब्बत करने वाले यूट्यूब व्लॉगर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि उमर अयूब हों, बैरिस्टर गौहर हों, शिबली फराज हों कि भी ये आराम से रहे हैं, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा और ये बड़े नहीं, वो बेचारे क्या करें ये सर। 1 मिनट में मैं आजकल कोई दौरा पड़ा हुआ है कुछ लोगों के लिए डेविल्स एडवोकेट बनने का, मतलब वो क्या करें अब? शिबली फराज साहब क्या करें?
अली मोहम्मद खान साहब क्या करें, उमर अयूब क्या करें, बैरिस्टर गौहर क्या करें, मैं से नाम लेते जा रहा हूँ, शेर अफजल और दीगर क्या करें। वो कौमी असम्बली में आवाज़ उठा सकते हैं, वो बयान दे सकते हैं। एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है, डिसेंट लोग हैं, कोई ख़ानदानी लोग होते हैं जो मतलब एक हद तक किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, लेकिन फम होते हैं, पोलिटिकल बात करते हैं। ये सारे हमें नज़र आते हैं। और क्या करें, मतलब गुरीले बन जाएँ, ट्रेनिंग लें, कमांडो कहीं पर पहाड़ों में रहें, जंगलों में रहें, भूखा सीखें और फिर आकर मतलब क्या करें ये बेचारे के जिनके खिलाफ ये ना कैंपेन चल रही है कि जनाब वो कुछ नहीं कर रहे। जो सुलह सफाई की बात करते हैं वो कहते तो गद्दार है, ये तो पार्टी का वो है, मुजरिम है, और ये तो उनसे एजेंसियों से मिला हुआ है। और खान साहब खुद कहते हैं बात करें हुकूमतों से या उससे फौज से। मतलब मुझे समझ नहीं आती व्हाट शुड दे डू। ये क्या करें, 5-6 लोग बात करते हैं, रोज़ मीडिया पे आते हैं, लड़ते फिरते शोज़ में आते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं। क्या करें ये, मतलब आप ज़रा गाइड करेंगे, आपके जहन में क्या है कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं उनकी जो पूरी नहीं हो रही। सॉरी फॉर मी लाम, मैंने बात की, ये मैंने लंबी बात कर दी, यूट्यूबर से बात की थी। ये सारे आग लगाने के लिए बैठे, जो बाहर से बैठ के करते हैं स्पेशली, और निशाना भी इन लोगों को बनाते हैं जिनको आपने बिल्कुल ठीक नाम दिया कि डिसेंट भी हैं, खानदानी भी हैं, और वो तनकीद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वो बाजारी जुबान नहीं इस्तेमाल। यही कम से कम है कि जो पार्लिमानी रवैया है, जो गुस्सा दिखाना है, जज्बात दिखाना है, वो तो ये सारे दिखा रहे हैं ना। और उमर अयूब को उस पर ट्रोलिंग भी हुई। जाहिर है कि वो खुद फील्ड मार्शल के पोते हैं, और जब वो जमहूरियत की बात करते हैं और वो 5-6 पार्टियों पे मुख्तलिफ अदवार गुजार चुके हुए हैं, वो आते हैं, तो उन्होंने भी तनकीद का बेपनाह सामना किया है। तो ऐसे में इशू फिर वही आता है। एक दफ़ा मैंने शिबली फराज से बात की थी, जब वो वज़ीर इत्तलाफ नहीं बने थे कायदे अवान सेनेट पे, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये चीज़ें हैं आपकी गवर्नमेंट में, तो आप करें, तो आप इमरान खान से क्यों नहीं करते बात। वो कहने में इमरान खान से कौन बात कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, वो सुनते ही नहीं है बात। फिर कैबिनेट में भी हमने देखा कि वो फैसल वावड़ा उस वक्त बहुत हीरो थे, मुराद सईद थे, कि ये लोग जो बात करेंगे वही सब लोग बात करेंगे, तो ये खान की लाइन दे रहे हैं, और वही फिर फैसले होते थे। तो अच्छा राना साहब, आपने भी बात की, रहना है वो खान की जुबान अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके लिए रहना और मुश्किल है। इसीलिए मेरा ख्याल है वो लोग एमएनए एमपीज जो हैं आपको नज़र नहीं आ रहे, पंजाब से स्पेशली मैं कह रहा हूँ, कि वो शायद वो समझ रहे हैं कि जनाब कि हमारे बस की बात नहीं है, जितना हम कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन खान साहब उनसे मुतमिन नहीं। और गंडापुर साहब ने तो वैसे स्टेक्स बढ़ा दिए हैं। सर अभी आपने भी बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गायब हैं, नवाज शरीफ साहब बात नहीं कर रहे, बाकी मतलब ज़्यादा हमें 2-3 लोग नज़र आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में नज़र आते हैं, या तातार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। यहाँ भी तो लोग गायब है ना सर। अगर पीटीआई के लोग गायब हो रहे हैं तो हुकूमत के लोग भी तो गायब हो रहे हैं। कोई मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आते, या स्पीकर का हमने देख लिया कि उन्होंने बेचारे नज़ला जो है ना वो 3-4 इलेक्ट्रीशियन पर गिराया है। सार्जेंट एट आर्म्स, आप भी जानते हैं हम भी जानते, बेचारों सार्जेंट एट आर्म्स का क्या रोल है कि वो इनको बचाए। तो ये हुकूमत भी तो सर वो नज़र नहीं आ रही कहीं पे खड़ी होती। शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना है पिछले 48 घंटों में अब तक, मतलब वज़ीर आज़म है सर, ही इज़ मिसिंग। चाहे वो पहले PDM 1 में थे या आज की गवर्नमेंट में है, तो सच्ची बात है कि वो इम्प्रेस नहीं कर सके। हाँ, इकोनॉमी पे वो नहीं कर सके लोगों के साथ। इतनी मार पिटाई के बाद लोगों की, यानी मार पिटाई से मुराद है जो महंगाई में, अब आके थोड़ा बहुत सांस में लाया, लेकिन फिर फंसे हुए हैं। और वो एक जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है ना, वो उस अच्छे अंदाज में नहीं अदा कर रहे। और उनकी कैबिनेट में जैसे मोहसिन नकवी आज उनकी जगह पे 40 मिनट के कितने सवाल के जवाब वज़ीर इत्तलाफ ने दिए हैं। कोई बात है भला कि आप आए, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपके दोस्त आपके मिलने वाले कह रहे हैं कि आप 3 वायरलेस सेटों पे सुन रहे थे कि जी क्या कार्रवाई हो रही है, और उनको बुलाना चाहिए था स्पीकर को, वज़ीर दाखिला को बुलाना चाहिए था। मतलब मोहसिन नकवी साहब कार्रवाई सुन रहे हैं, मतलब मोहसिन नकवी साहब कार्रवाई सुनते रहे हैं लेकिन हाउस में नहीं जा रहे हैं। जी हाउस में भी नहीं जा रहे। और दूसरी बात ये है कि जो मैं तो बता रहा हूँ ना, मुस्लिम लीग में उनका अलमिया ये हुआ है कि जो नवाज शरीफ को पीछे किया ना खुद इनके अपने लोगों ने, और वो मान भी गए उस पर। तो ये जो सिस्टम काम नहीं कर रहा ना, उसकी बुनियादी वजह है कि लीडरशिप दूसरी तरफ की लास्टली क्या आपका क्या ख्याल है, बाई डिज़ाइन कर रही है शहबाज शरीफ हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट फौज और इमरान खान साहब को डायरेक्ट लड़ने दें, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, थ्रिलर मूवी लगी हुई है, हमारा क्या जाता है। हमारे साथ भी एस्टेब्लिशमेंट ने जातियाँ की थी, खान ने भी की थी, मिल के की थी। अब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के हाथ पाँव पकड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े फायर वर्क हो रहा है, तो हमें क्या। तो क्या ये पॉलिसी स्ट्रेटजी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है इसने हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि वो बैठ के फ़ौज को खुद हैंडल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन पर तनकीद बढ़ती जा रही है ये एस्टेब्लिशमेंट पे, और उनको नुकसान हो रहा है मेरा ख्याल इसका।
लो भाई, इस पे ना आपका तजज़िया बिल्कुल 100% दुरुस्त है। कुछ दिन पहले बानी पीटीआई ने भी एग्जैक्टली यही बात की थी। लेकिन इसमें असल मसला खुद इस्टेब्लिशमेंट के भी सोचने का है कि अगर वो नादरा में एक हाजिर सर्विस को जर्नैल को लाएंगे, वो एफपीएससी में भी हाजिर सर्विस जर्नैल को लाएंगे, तो जिम्मेदारियां अपने ऊपर वो ले रहे हैं। आई एग्री। कुछ चीजों में एसआईएफसी उनके पास है, और जब वो भी नहीं कुछ कर रही, लोगों के मसाइल भी हल नहीं हो रहे, तो तनकीद का निशाना तो वो क्योंकि फ्रंट पे खेल रहे हैं ना, तो जिम्मेदारियां भी उन पे चली गई। एक लीडर आपका जो पाकिस्तान में मौजूद है, नवाज शरीफ, वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो पंजाब गवर्नमेंट को ऑन करते नजर आते हैं, कभी कभार वो मरियम नवाज के साथ मीटिंग्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो मरकज में वोट शोट देके उसके बाद से वो साइड की ओर में। पहला मरहला इस्टेब्लिशमेंट का भी है कि जी अपने भी ठीक करें, लोग अपने किरदार को इतना अवामी सतह पे नहीं लाना चाहिए उन्हें भी। बिल्कुल उनके साथ भी जाती है। ये बात मैं कहते रहा हूँ अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा, ये बात जो आप कह रहे हैं मैंने कई दफ़ा ये बात की, एग्री विद यू कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना फ्रंट पे नज़र भी नहीं आना चाहिए और अपनी इन्वॉल्वमेंट और इसको दूर रखना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा, जिसके नुकसानात हो भी रहे हैं। भाईजान थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। टाइम थोड़ा सा वो हो रहा था आपसे हमेशा बात करके, इट्स ऑलवेज थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर, थैंक यू जी। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो तमाम मामलात होते रहे पार्लियामेंट में, ये क्यों होते रहे, इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि इसकी ओनरशिप क्लियरली अभी तक किसी ने नहीं ली। और फिर उसके बाद के जो एपिसोड चल रहे हैं और जिस तरह से स्पीकर इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है और उस एक्शन पे अदम इत्मीनान कर रहे हैं उमर अयूब, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे। ये जो गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले किया, जहाज छोड़ा वहीं से शुरू कर दिया। अब ये हुआ क्या है, डबल गेम किसके साथ हुई है? क्योंकि कहीं पे उन पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने डबल गेम कर ली है, वो अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं। कहीं से ये कन्फर्मेशंस भी आ रही हैं पीटीआई की तरफ से कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल रब्ता हुआ था और फिर मुलाकात हुई। सो हैंड किसके साथ हुआ है? गंडापुर साहब बेचारे बुरी तरह फंस गए हैं, मेरा ये ख्याल है। इमरान खान साहब की एक क्वालिटी की दाद देनी पड़ेगी। उन्हें ये पता है कि कौन सा बंदा मैंने मतलब इस तरह की लड़ाई के लिए पिक करना। उस वक्त सारे लोग इमरान खान साहब के चॉइस पे परेशान थे कि गंडापुर साहब यार ये क्या करेंगे। आपको याद होगा सारे लोग, खान साहब ये क्वालिटी तो है ना कि उन्हें मतलब है किसी ना किसी बंदे को राइट मैन फॉर द राइट जॉब, किसी ना किसी बंदे में ऐसा टैलेंट नजर आता है जो उस बंदे को खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर कितनी बड़ी कैपेसिटी है। मैं 2-4 मिसाल देना चाहता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब को अपनी खूबियों को आज तक नहीं पता चल सका जो इमरान खान साहब, हमें भी नहीं पता, हमें तो छोड़े उस्मान बुज़दार साहब को खुद नहीं पता, लेकिन खान साहब को उनमें टैलेंट नजर है। वसीम अकरम जैसा बड़ा मतलब है, वो कहते हैं क्रिकेट की दुनिया में जो 2-4 बड़े प्लेयर्स पैदा हुए हैं, वसीम अकरम मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, आई एम हिज बिग फैन। उन्होंने वसीम अकरम बेचारे का भी वहाँ पर हशर नशर करवा दिया और वसीम अकरम भी कभी नहीं बोला कि कप्तान साहब मैंने क्या बुरा किया, आपको मैच जितवाया, वर्ल्ड कप 92 का मैंने जितवाया था, तो आपने मुझे कहाँ पे, वो चुप रहे हैं एहतराम में। उन्हें उस्मान बुज़दार के टैलेंट का भी पता था कि जब मैं कहूँगा जैसे कहूँगा असम्बली तोड़ देगा, कोई और उनकी जगह होता तो रेजिस्ट करता, बगावत ना कर जाए, इस तरह की चीज़ें। उन्हें महमूद खान साहब के टैलेंट का भी पता था। महमूद खान जो लगे थे यहाँ पर, जब उन्हें ज़रूरत थी उस वक्त परवेज़ खटक साहब की, क्या एक आपको 2013 में अलायंस वाली हुकूमत चाहिए जो मतलब चलाए, आपके पास वो नहीं है, पूरी नंबर्स नहीं है, तो परवेज़ खटक साहब को यूज़ किया। अब उस वक्त सब लोग कह रहे थे कि यार गंडापुर साहब क्या करेंगे, लेकिन खान साहब को उनके टैलेंट का पता था कि वो कंफ्यूज करने में माहिर हैं। कंफ्यूज में नहीं, बाज़ लोग यस बास वाले होते हैं कि जो इमरान खान साहब को एक चीज़ का एहसास है कि उनको ये फील होता है जो मेरा ग्रेंजर है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा आ है, मेरा एक रोब दबदबा एक शख्सियत का होता है ना, वो तो खान साहब में है, तो उसको कोई ना नहीं कर सकता। मतलब इसको कहने है चार्म ऑफेंसिव कहते हैं इसको एक लैंग्वेज में, कि दूसरे पे अपना चार्म ऑफेंस करना, उसको अपना वो कर मुरीद कहना, या मतलब इतना एक आसान लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है। सो वो चार्म ऑफेंसिव जो है उनके सामने बड़े बड़े लोग जो है ना उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो खान साहब के सामने आर्गू नहीं कर, सुना नहीं अभी आपने ये क्या कह रहे थे राना साहब कि मैंने शिबली फराज साहब से कहा कि ये करें, आप बात करें खानों खुदा का खौफ कर, मेरी जरूरत में आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मेरी जरूरत में खान क्या, मोस्टली 99% लोगों का यही हिसाब है कि ये खान साहब के सामने बात नहीं कर सकते थे। उनकी आ में रहते हैं, उनके ग्रेंजर में रहते हैं, शख्सियत के रोब में रहते हैं, उन्हें पता है सारा। सो कोई बंदा उनके साथ आर्गू नहीं कर सकता। जो बंदा आर्गू करेगा वो आउट होगा, ये जहन में रखे। खान साहब की पार्टी में वो तमाम लोग जो आर्गू कर सकते थे, एक ही लीडर में क्वालिटी थी जो मुझे उन्होंने बताई थी डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब ने, जो वो लगता है फील होता है कि जिनके साथ वो कहते हैं बात हो सकती थी, जिनसे बहस हो सकती थी, डिबेट हो सकती थी, वो थे बेनज़ीर भुट्टो साहब।
वो मुझे कैबिनेट की स्टोरियाँ सुनाते थे कि वहाँ पे हमारी बहस हो जाती थी और वो सुनती भी थी और वो बात को समझती भी थी और उसके बाद वो आपको सजा भी नहीं देती थी। अगरचे ब्यूरोक्रेट्स भी कुछ कहते हमारे नहीं लेती थी, वो कहते बिल्कुल आपको रगड़ देती थी, पढ़ी लिखी खतून किताब पढ़ती थी, रगड़ देती थी आपको, लेकिन आपसे वो बदले नहीं लेती, OSD नहीं बनाती थी, हटाती नहीं थी, वो सजाएं नहीं देती थी कि इसको जरूरत कैसे हुई है। यहाँ पे नहीं है। शरीफ हमारी फैमिली में ये चीज़ नहीं है कि वो कोई आगे से कोई ब्यूरोक्रेट या कोई आगे से पॉलिटिशियन वो करे, वो कहते पार्टी छोड़ो जाए इनको साइड पे। वो बहुत से लोग निकले भी हैं, हमने देखा जावेद हाशमी साहब छोड़ गए, फिर चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, शाहिद खकान अब्बासी ने, मिफ्ता लंबी लिस्ट है लोग, मेहताब अब्बासी साहब वगैरह, वो हमने देखा है। उनका ठीक है जाए। हालांकि वो कहते होते हमारे दोस्त अहमद नवाज सुखेरा साहब, वो अक्सर कहते होते इमरान खान साहब को क्रेडिट देते थे कि कैबिनेट के मीटिंग्स में कि ये बात सुनते भी थे और हम इनको अगर कोई बात एक्सप्लेन करते थे ब्यूरोक्रेसी की ये चीज़ हो सकती नहीं हो सकती तो मानते भी थे, वो उन्होंने इनको भी क्रेडिट दिया हुआ है। लेकिन हमें हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है कि खान साहब की तवक्कुआत क्या हैं। इनके आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म थे 30-35 के करीब इनके वो थे एडवाइज़र थे, अच्छा, या तर्जमान थे पार्टी के, 35 नहीं मतलब 35 के करीब थे इस्लामाबाद में। और पहले एक इजलास उस कैबिनेट का होता था, उसमें वज़ीर होते थे, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में बैठते थे, कुछ और मुशीर आ जाते थे, फिर शाम को बनी गाला में एक होता था। ये डेली आपको तो ये उस दौर की खबरें उठा लें। तो मैंने एक कोई जानने वालों को कहा मैं कि यार आप ना ट्विटर पे ना बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, थोड़ा सा लेडीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, अपोनेंट्स के बारे में आप तो बिल्कुल, मैं कि यार आपने तो हद की हुई है। उसने मुझे गले लगा लिया, उसने कहा सब थैंक यू वेरी मच। तो कम से कम कोई तो एक बंदा है जिसने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं क्या अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, नहीं हमारे लिए अप्रिसिएशन है। अच्छा। अगर हम ये काम कर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ पे डांग पोला हमने शुरू किया हुआ है और मैं बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ, आप तो तनकीद समझ रहे हैं, मैं इसको अप्रिसिएशन समझ रहा हूँ। कहते खान साहब तो इस बात में मुझे कल परसों उन्होंने डांटा है मीटिंग में कि जनाब कि तुम जरा कोई मज़ा नहीं कर रहे, तुम्हारे ट्वीट्स में कोई जान नहीं है, टीवी पे तुम थोड़ा सा स्लो। ये वो बेंच मार्क है जिसकी खान साहब तवक्को रखते हैं। So it's that skipper instinct जो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में भी यही चीज काम करती है। एग्रेशन है ना उनके अंदर। वो अच्छा हर बंदे को लगता है, वो एक बंदा जा गिरा ना, एक मतलब अब जो हालात बन चुके हैं बंदा क्या बात करे और किसके बारे में। एक है ना बड़ा इंतहा लतीफ़ है मशहूर सा, एक बच्चा जो है ना कुएं में वो गिर गया, अब उसको निकाल ना सकते हो कुएं से, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि बच्चे को कैसे निकालें। आखिर किसी उन्होंने मेरे जैसे सियाने को ढूंढा गांव में कि ढूंढे जी रऊफ साहब बड़े सियाने, इन्हें कुछ ना कुछ पता होगा। खैर हमारे जैसा सियाना किया, उसने कहा ये कौन सा मसला है। एक बंदे को रस्सा बांधा उन्होंने कमर से, उसको नीचे लटकाया, उसको कहा जी बच्चे की कमर से बांध, रस्सा ऊपर फेंक। उन्होंने रस्सा ऊपर फेंका, बच्चे को उन्होंने खींच के निकाल लिया, वो बंदा भी बाद में बहर आ गया, नारे लग गए भाई कितना सियाना आदमी है। वो हफ्ते बाद वही बच्चा उस पर चढ़ गया, ये दरख्त पे चढ़ तो गया, उतर ना सके। उन्होंने उसे सियाने को बुलाओ, सियाना फिर पहुंच गया, उसका मसला ही नहीं है। उन्होंने फिर एक रस्सा पकड़ा, बंदे को दिया, कहते दरख्त पे चढ़ जा। वो चढ़ गया, कहते बच्चे को इसे कमर से बांध और साथ में अगेन जो रस्सा था कहा नीचे आप इसको फेंको। उसने कमर से बांध के बच्चे के रस्सा नीचे फेंका तो लोगों को कहता आप इसको खींचो। उन्होंने खींचा, बेचारा बच्चा गिरा, मर गया। वहाँ का तेरा कख ना रहा, तू तो बच्चा मार देता है इससे। उसने कहा जी इसकी आई हुई थी, नहीं तो उस दिन कुएं से मैंने इसी तरीके से इसी बच्चे को बाहर निकाल लिया था। खान साहब ने जैसे वर्ल्ड कप जीते हुए ना, एग्रेशन फास्ट बॉलर वाला, उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप इसी तरीके से जीता हुआ है। लड़ भीड़ के हर लड़ाई हर चीज उनको लगता है कि आपने कोई अचीव करना है ना, वो रस्सा एक ही है, वो कुएं के लिए इस्तेमाल कर लें, आप वहां से निकाल लें बच्चा या बच्चा मार लें। जो इन्होंने किया था, जो 2018 में वो रस्सा इस्तेमाल किया, वो वाला वो जिससे मतलब बच्चा बाहर निकला ना, एक अच्छी खबर आई। तो फिर 2022-23 में आप देख रहे हैं कि फिर खान साहब ने दरख्त वाला रस्सा इस्तेमाल किया है। तो ये तो उनकी किस्मत है। अब लोग फिट करते हैं, करें नहीं करें, तो खान साहब इतने माशाल्लाह पॉपुलर हैं, अब लोग उनको जवान दीवाने हैं। अब तो वो खंबे को वोट डालें तो खंबे को वोट मिल जाता है। तो अब वैसे इकलास साहब आपने कभी सोचा है कि आप मुलाकात करें पीटीआई से अडियाला जेल में जाके और जरा कुछ उनको काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। खान साहब इतनी बड़ी आपने मतोइन कर दी। कहा नवाज शरीफ साहब, फिर मैं कह रहा हूँ, हालांकि हम कितनी खबरें की हैं स्टोरीज की, कहीं भी जा सकता है, नहीं मिलना चाहें अगर इजाजत हो तो आई वुड लव टू गो वैन। अच्छा जब वो अब अच्छा नहीं लगता क्या बंदा जाती बातें, राइट स्टेट ऑफ माइंड में है कि अब देखिए एक टाइम था वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो एक और स्टेट ऑफ, अब स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि उनको जरूरत है, वो शायद सुन लें आपकी बात। एक चीज़, जब वो अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उस वक्त तो बनी गाला से आउन चौधरी साहब के जरिए फ़ोन आ जाता था कि खान साहब मिलना चाहते हैं। वो अक्सर लोगों को जाता था, कोई मैं अकेला तो नहीं था।
जब ज़रूरत थी वो मिलते थे। जब तक बंदा पावर को ना कर लेना, और कामयाब आदमी एक स्टेज पे जब तक कामयाबी पूरी नहीं अचीव कर लेता, लोगों से बातचीत कर लेता है। बनी गाला में मिल लेते थे, मसले मसाइल इशू पॉलिटिक्स चीज़ें डिस्कस हो जाती थी, वो सुनते होते थे, कहीं अप्रिशिएट भी करते थे, उनकी मेहरबानी है सर। लेकिन पावर में आने के बाद साहब बंदा अपने कान बंद कर लेता है। मैंने उनको देखा जब वज़ीर आज़म बने तो खान साहब में शुरू में सहाफ़ियों के सवालात ले लेते थे, तल्ख या सख्त बात सुन लेते थे। बाद में 2 घंटे की मुलाकात में 1 घंटा 50 मिनट खान साहब बोलते थे, गवाह हैं सारे, बाकी हम सारे के सारे सुन रहे होते थे। हालांकि एक दफ़ा आमिर मतीन साहब ने कहा उनको, ये वज़ीर आज़म साहब को, जो आखिरी मुलाकात हुई हमारी 10 को या पता नहीं मेरा ख्याल 11 को तो चले गए थे, 10 उसी रात हुई थी, एक रात पहले हमने प्रोग्राम किया था। आमिर मतीन साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी उनको। उन्होंने कहा खान साहब पहले आप सहाफ़ियों को मिल लेते थे जो आपसे थोड़ा डिफ़र करते थे, आपको एक फीडबैक मिल जाता था, आपको थोड़ी असेसमेंट मिल जाती थी कि मेरी इसमें हुकूमत में क्या ठीक हो रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं सारी। आपने अपने ऊपर वो दरवाजे बंद कर लिए, सहाफ़ियों से मिलने बंद कर दिए, सिर्फ आपने यूट्यूबर, अब उसके बाद टिक टाकर, खान साहब उसके बाद किन से मिलते थे आखिरी उसमें दिनों में? आप पहले मिलते थे सहाफ़ियों से, एंकर से, कॉलम निगारों से, मीडिया हाउसेस से, एक डिफरेंट किस्म की आपको ओपिनियन मिलती थी। उसके बाद खान साहब ने कहा इनको डिस्कार्ड करो यार, ये बेकार लोग हैं, आते हैं मुझे बातें भी करते हैं, सवालात भी करते हैं और मेरे साथ टफ टाइम देते। उन्होंने कहा टिक टाकर को बुलाओ, और जो टिक टाकर हो, फिर यूट्यूबर बुला लिया उन्होंने कहा ये ठीक है। साथ में तकरीरें शुरू कर दी कि 8 बजे प्रोग्राम ना देखा करो, 10 बजे ना देखा करो, निकम्मे हैं नलायक। सो उन्होंने अपने ऊपर, लेकिन वही लॉट काम करेगी उनके लिए, क्योंकि वही अभी तक हैंडल नहीं हो पाया। तो रिजल्ट क्या निकला? असल चीज़ होती है पॉलिटिक्स में कि रिजल्ट आपकी एफर्ट। 22 साल कोशिश की खान साहब ने, एफर्ट्स की, बड़ी की, लड़े भिड़े, सारे कहते थे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बने क्योंकि कोशिश की ना, एफर्ट्स की। उसके बाद आपने वहाँ पर है, अभी भी आपको अगर आपने अब क्या एफर्ट्स किए, जो एफर्ट्स किए किधर जा रही हैं? आपको जेल ले गई हैं, आपको खुदा ना खासा मिलिट्री ट्रायल पे ले गई हैं। आज वलीमा खान साहब ने कहा ये जी उनको इजिप्शियन मोर्सी जो हैं उनके ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के 2012-13 में, जिनको मेरे ख्याल 2019 में उन पर डेथ हो गई, फौज ने उन पर भी वहाँ पर वो किया था, उन पर केसेस किए थे, कू हुई थी, सब कुछ हुआ। वलीमा खान साहब ने कहा, उन साहब ने कहा कि वो बनाना चाहते मेरे भाई के साथ। सवाल ये है कि आपके इन एफर्ट्स का यूट्यूबर साथ हों, आपके मुल्क साथ है, सारे लोग साथ हैं, आपको वाइजली पावर तक पहुंचना है। इस अप्रोच राइट के साथ आप नहीं पहुंच सकेंगे। मतलब आपका मान लिया मकसद ठीक होगा, नेक होगा, ज़्यादतियाँ जुल्म होंगी, लेकिन आप जब इतनी बड़ी उस पर चले जाएंगे तो आप अपने मुखालफों का काम आसान कर रहे हैं। आपने नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, इनका काम इमरान खान साहब ने ये आसान किया है। उन्होंने खुद नहीं किया, उनकी कोई एफर्ट नहीं। अभी जो इलेक्शन हुए उन्होंने जीते हैं। इन्होंने इतना दबाव रख दिया था कि या मैं या आप, मतलब इधर यू और मी। जब आपने ये कर दिया तो उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी। अभी जो आपने गंडापुर साहब के जरिए बातें कह रहे हैं, खान साहब की एक ही कोशिश है कि सिचुएशन और खराब की जाए। और स्पेशली पता है कब से शुरू हुई, आप नोट करें, मतलब इसके बैठ के इवेंट्स देखें। ये शुरू हुई है जब जनरल फैज गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद खान साहब के अंदर ये गुस्सा भी आया है, एंगर भी आया है। मेरा ये ख्याल उन्हें गंडापुर साहब का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए। ये शायद मैंने कल भी ये बात की, गंडापुर साहब आपका वज़ीर आला है, इसको ना वो करें, एक इस बेचारे की आप बलि ना चढ़ें। अपनी हुकूमत भी कायम रखें, गंडापुर साहब को भी रखें, कैबिनेट भी रखें, एहतजाज बेशक करते रहें। ब्रेक का वक्त हो रहा है और टाइम थोड़ा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल ने भी ऐसी बात की। ये कार्ड आपको गंडापुर साहब वाला अगर खेलना था, पहले तो खेला ही ना, आखिरी कार्ड होना चाहिए था। आपने दुक्की थी, पता नहीं, मुझे तो ताश ही नहीं आती खेलनी, मुझे तो उन पतों का नहीं पता, दुक्की इक्की मिक्की जो भी थी, ये आपको इसको आखिर पे आपको यूज करना चाहिए था। आपने पहले ही पता अपना जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने वो ट्रम्प वाला पत्ता, जो ट्रम्प की भी बड़ी जलालत हुई बेचारी कामला ने, उसकी मत मार के रख दिया। तो मैंने तो लाइव देखा था सुबह सवेरे उठ के, उसने मत मार दिया उसकी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिलावल ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है और अपरेंटली अच्छी गुफ्तगू की है, मुनासिब गुफ्तगू की है, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब क्विकली बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इसके बाद लग तो ये रहा है कि कोई भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, नोबडी वुड वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन एवर अगेन। ये बात उनकी कितनी ठीक है कि मामलात तो कुछ ऐसे हैं कि किस तरफ से भी नहीं संभल रहे। अभी इस पर बात करते हैं। मुझे एक ना मैसेज आया है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का, रात हमारे साथ थे, इकट्ठे थे, तो उन्होंने ये एक बात की थी, हमारे प्रोग्राम में की थी, और भी बातें हो रही थी कि जनाब के गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट किया गया है। साहब ये कह रहे थे, शायद उसका भी रिएक्शन होगा, गंडापुर साहब ने कहा है। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जनाब कि ये गंडापुर साहब ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट होने का गुस्सा किया है
और अपने सॉफ्टवेयर अपडेट होने की भरपूर तरदीद की है। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन को पुराने ये आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर ही गुजारा करना पड़ेगा। न्यायसा फरमा रहे हैं हमारे दोस्त, मेरे भाई बड़े जो हैं। और साथ में उन सहाफ़ियों को भी उन्होंने मजम्मत की है जिन्होंने ये बात की थी कि उनका सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हुआ है, जिस बात पे आज उन्होंने वो रिएक्ट किया है। बाद लोगों का ख्याल है नहीं जनाब, गंडापुर साहब को वो इमरान खान साहब से बड़ा लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है, सोचिए जो कुछ भी हो रहा है ये प्लानिंग से हो रहा है। हालांकि विच आई डोंट बाई दैट कि गंडापुर साहब जितनी भी कर लेंगे वो इमरान खान साहब का अल्टरनेट तो नहीं बन सकते ना, इमरान खान साहब के अगेंस्ट इनको तस्लीम किया जाएगा। जहाँ तक बिलावल की बात है, अब या तो बस जरदारी साहब और बिलावल साहब बैठें, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो नवाज शरीफ साहब से बात करें, कोई खान साहब से बात करें, जिसकी हमेशा बात होती है। बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी 93 में, उस वक्त बहुत बड़ी खौफनाक लड़ाई चल गई थी। आज के मतलब हमारी नस्ल को नहीं पता होगा 93 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ के दरमियान हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे 93 वाले, उस वक्त बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी कुटमार हो रही थी, इससे भी बड़ी थी। लेकिन अब लोग भूल गए हैं उस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने एक टर्म यूज़ की थी, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया एक नया सोशल कंट्रैक्ट साइन किया जाए। ये उनकी बड़ी एक मशहूर ज़माना एक टर्म थी। 93 का इलेक्शन लड़ा भी उन्होंने इसी बुनियाद पर था। PTV में अपना उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंग्लिश में, तो उसमें भी उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। फर्स्ट टाइम मैंने सुनी थी, मुल्तान में था, मैं डान में रिपोर्टिंग शुरू कर रहा था, या फ्रंटियर पोस्ट में अप्रेंटिस था शायद, तो उन्होंने वहाँ से मैंने सुनी थी उनके इंटरव्यू से। 93 में PTV पे आ रहा था उनका कि जनाब के एक नया सोशल कंट्रैक्ट हम साइन करें। वो सब कुछ हुआ, लेकिन अब फिर वही सूरत हाल है। अब नया सोशल कंट्रैक्ट साइन किया जाए, जो प्रॉब्लम है खान साहब की गारंटी कौन दे? मतलब ये तो चलो कर लें, सारे जाएं, मिन्नत तरले करें, बैठें जी दोबारा नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से माफ़ी तलाफ़ी चलो कर लेते, बंदा सॉरी कर लेते। मैं भी ब्लंडर मारता हूँ ज़िंदगी, मैं भी कर लेता हूँ तो अपनी ईगो को एक साइड पे, हालांकि मुश्किल होता है सॉरी करना। लेकिन बात वही है कि अब खान साहब की गारंटी कौन दे कि हाँ जी नया सोशल कंट्रैक्ट साइन करते हैं, नया स्टार्ट लेते हैं, तो फिर खान साहब इसके लिए तो एक ही जुमला है कि ये लीप ऑफ फेथ होगा, फिर लेना पड़ेगा, फिर गारंटियां तो फिर इसमें, क्योंकि खान साहब तो फिर अपनी बात पे टिकते नहीं है। अब कौन टिकाए उनको? ठीक है, क्लास ऑफ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।